हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों हम बीए सेकेंड ईयर की मोस्टिंग का एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस सीरीज में हमने अभी तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज पढ़ना है हमें कि यूनिट सेकेंड में कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड यूनिट में ऑब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं आपकी। ऑलरेडी हम ऑब्जेक्ट दे चुके हैं, लेकिन और भी कौन से ऑब्जेक्ट बन रहे हैं आपके, पहले आप वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कि बाबर भारत कब आया था। तो ये 1526 में आया था, जिस साल पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, और कभी कभी इनकी मृत्यु भी आ जाती है कि कब ख़त्म हुए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब इनके चारों युद्ध ने लड़ लिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, तो इन युद्ध के बाद अगले साल इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आप इन्हें याद भी रखें। इनका कभी कभी क्रम भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्धों को क्रम से बताइए। तो आप पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, तो इस क्वेश्चन को अगर याद रखना है आपको, तो इसकी ट्रिक है कि पानी की खान में चांदनी ने घूंघट उतारा। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि एक दो बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। और हर साल इन्होंने युद्ध लड़ा, 26, 27, 28, 29। तो आपको डेट याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं के कभी जन्म नहीं पूछा गया है, लेकिन मृत्यु हमेशा पूछी जाती है, 1526। ठीक है, और जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे तो थोड़ा इसका डिटेल करवाएंगे, जिससे आपको ये भी डेट याद हो जाएगी। अगला ऑब्जेक्ट आपका बनेगा यहाँ से कि मुग़ल काल की राज की भाषा क्या है। तो इनकी राज की भाषा थी फारसी। ठीक है, और इसका एक कंसेप्ट और यहाँ से बन जाएगा कि मुग़ल काल के जो भी मतलब शासक हुए हैं, सभी ने आत्मकथा लिखी है। ठीक है, और वो क्या थी, आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, सभी ने फारसी भाषा का यूज किया था। ठीक है, लेकिन उसमें एक बाबर थे जो जिनकी भाषा फारसी भाषा में ना होकर तुर्की भाषा में थी। तो लगभग हमेशा बाबर की आत्मकथा ही पूछी जाती है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है। तो आपको पता है कि मुग़ल काल की राज की भाषा क्या थी, फारसी। तो सभी लोग फारसी लगाते हैं, लेकिन आप याद रखना बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए, अब अपन को यहाँ बाबर, हुमायूं के अलावा सेकंड यूनिट में थोड़ा तुगलक वंश भी देखना होता है, तो उससे भी कुछ ऑब्जेक्ट निकलते हैं, तो वो भी देख लीजिए आप। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब वो सिंहासन पर कब बैठा, या राजवंश की स्थापना पूछी, सेम ही होती है 1320, क्योंकि जब प्रथम शासक बैठता है तो तभी स्थापना होती है और वो सिंहासन पर बैठता है। तो 1320, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 5 साल बाद, यानी 1325। अब एक और गौर करिए। देखिए, जिस प्रकार हुमायूं जी बाबर 5 साल जीवित रहा, देखिए 1526 में आया और देखिए 30 में ख़त्म हो गया था बाबर। ठीक है, 26 से 30 गिनिए, 5 वर्ष होते हैं, तो ये 5 साल जीवित रहा। और उसी प्रकार से तुगलक वंश, जी जो तुगलक वंश थे, जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, ये भी 5 साल तक जीवित रहे। तो आप इससे भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो 1325 में मृत्यु की बात क्या हुई, इन्होंने सिंहासन संभाला और 1351 तक शासन किया। बहुत लंबा शासन था इनका। ठीक है, और फिर शायद तुगलक का जन्म है जो वो होता है 1309 में। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्ट थे आपके जो आपको याद रखने हैं, और अगर इससे कुछ भी ऑब्जेक्ट और भी निकलेंगे तो हम अलग वीडियो बनाकर भी आपको और दे देंगे, ताकि आपके विकल्प न छूट पाएँ। और विकल्प पढ़ने में टाइम भी नहीं लगता है, एक बार देखने की ज़रूरत ही होती है। और आप ये याद रखना, जी इनके बेटे थे। देखिए, ये इनके बेटे थे, लेकिन इनके बेटे नहीं थे, चचेरे भाई थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अपन को पढ़ना है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश से रिलेटेड 3 या 4 ही क्वेश्चन आते हैं आपकी, वो ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले अपन मोस्ट पढ़ेंगे, और अगर आपको टाइम मिलेगा अपन को तो अपन जो कभी कभी रिपीट होते हैं उनको भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम उन्हीं क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो उस क्रम में ये आपका क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख प्रशासनिक योजना बताइए, या असफल योजना, आलोचनात्मक योजना का विवेचना, पागल और सनकी। पागल और सनकी इसलिए कह दिया जाता था इनकी क्योंकि जो भी योजनाएं होती थी वो बाद में गलत साबित होती थी। ठीक, इसलिए वहाँ के लोग उन्हें क्या बोलते थे, ये पागल है और सनकी भी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है अभी आपका, इसी को अथवा जोड़ लीजिए,
योजनाओं की असफलता के कारण। ठीक है, तो इतने सारे अथवा बनते हैं इनके। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक देखना है, चाहे उनकी कोई भी योजना पूछे, का जैसा लिखे एग्जामिनर, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, केवल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपन कुछ पहले पढ़ लेते हैं उनकी तो चलिए थोड़ी सी उनकी पहले डिटेल जानते हैं, कौन थे ये। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में सिंहासन संभाला। ठीक है, उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य को संभाला। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति था। समझिए, विद्वान को पागल कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा है अपने ऑब्जेक्ट में, पागल सन की, जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही पागल लोगों ने, विद्वान भी था और लेकिन लोग वाक्य क्या कह रहे थे, पागल। सुल्तान सुन्नी मुस्लिम होते हुए भी धार्मिक कट्टरता नहीं थी, मतलब धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाते थे, और उसके न्याय और राजनीति के क्षेत्र में उलमाओं का प्रभाव समाप्त कर दिया। यानी जो पंडित होते हैं वो मुसलमानों में उसी तरह मौलवी या उन्हें उलमा कह देते हैं, तो वो उनका प्रभाव नहीं था उनकी क्षेत्र में कि अगर उलमा जैसा कह दें वैसा ही होगा, नहीं। जो मतलब जैसा न्याय होना चाहिए वैसा न्याय करते थे, और न्याय में धर्म को नहीं लाते थे कि आप धर्म देखिए, हम अपना प्रशासन देखेंगे। इससे क्या है, उलमा भी इनसे गुस्सा रहते थे। ठीक है, और आगे क्या है देखिए, वह एक वीर सैनिक तथा सेनापति था और उनकी सभी योजनाएं असफल रही। एक बात देखिए, कोई भी राजा हो अपनी योजना अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधाओं के लिए लाता है, लेकिन बाद में वो सभी असफल हो गई, वो बात एक अलग है। लेकिन उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन आदमी उसका दुरुपयोग कर लेते थे। ठीक है, देखिए उनके कुछ कार्य थे जिनकी वजह से उन्हें पागल या असफल योजना कहा जाता है, तो वो समझ लीजिए। इन्होंने राजधानी देखो चेंज की थी दौलताबाद, जिसकी वजह से इन्हें मतलब असफलता मिली। उन्होंने राजधानी दौलताबाद स्थानांतरण की थी। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जैसे उस टाइम जो मुद्रा चल रही थी, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है, आप खर्चा क्यों कर रहे हो उतना ज़्यादा, मुद्रा आप जब बनाते हो तो उसमें खर्च होता है, तो आप ऐसा करो एक सांकेतिक मुद्रा चला लीजिए, नाम मात्र की मुद्रा, जो जिसमें छापने प्रिंटेड करने में ज़्यादा खर्च ना आए। तो उस जो उनकी सांकेतिक मुद्रा थी उसका जो मार्केटिंग मूल्य था बहुत कम था, और जो सोने या चांदी के जो सिक्के थे, जो वहाँ टका मतलब कोई जो मुद्रा चल रही हो दिल्ली सल्तनत काल में, तो उस मुद्रा का मूल्य क्या था, कुछ ज़्यादा ही था। तो लोग बाग इस सांकेतिक मुद्रा को तो मार्केट में लाती थी, और जो उस टाइम की मुद्रा थी उसको घर में रख लेते थे, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। ठीक है, इसके कारण जो उनकी पहली मुद्रा थी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले वालों की, तो वो मुद्रा लोगों ने घर में रख ली, और जो सांकेतिक मुद्रा थी वो मार्केट में। इसकी वजह से क्या हो गया, जो राजकोष होता है वो गड़बड़ा गया था, इसलिए ये सफल भी योजना असफल हो गई थी इनकी। ठीक है, द्वापर में वृद्धि कर दी इन्होंने, इन्होंने ये भी सोचा कि चलिए हम विदेश विजय करेंगे। ठीक है, तो ये भी योजना असफल हो गई, और इसी वजह से विजयनगर और बहमानी राज्य का उदय हो गया। ठीक है, दक्षिण में, तो ये भी इनकी एक असफल कहलाई, और उलमाओं का असंतोष जो मेन था। और बेटा हमने आपको जब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में जब स्टार्ट किए थे, तो कुछ प्रशासनिक कार्य लिखवाए थे आप लोगों को, कि वो लगभग सल्तनत काल में सभी राजाओं ने किए, जैसे राजत्व का सिद्धांत, शिक्षा साहित्य में कार्य, स्थानीय शासन को, वित्त व्यवस्था सबने सही की, उद्योगों, दस्तकारी, व्यापार, डाक व्यवस्था, ये सभी राजाओं ने अपने शासनकाल में इनको सही करने की कोशिश की, और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश की। अगर आपको ये जितनी हेडिंग हमने बताई अगर ये भूल जाते हो, तो आप अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप पहले जाके देख लें, उसमें हमने बताया था प्रबंध शासन दिल्ली सल्तनत का, कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने इन प्रबंधों में कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। ठीक है, जैसे प्रांतीय शासन हुई, न्याय व्यवस्था हुई, पुलिस सैनिक व्यवस्था हुई, गुप्तचर व्यवस्था हुई। गुप्तचर व्यवस्था तो और मतलब मजबूत करने में हर सुल्तान का कार्य रहता था, कि जितना ज़्यादा गुप्तचर विभाग होता उतनी ही ज़्यादा अपने दुश्मनों को पता चलता है, जो उनके शासनकाल में जो विद्रोह होने वाले होते हैं उन्हें पहले से पता चल जाता है। गुप्तचर विभाग का यही तो काम रहता है। तो कुछ कॉमन हेडिंग लिखवाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो पहले वो जाके देख लें। ओके, चलिए ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके टाइम पे एक फेमस राजदूत आता है, वो भी मोरक्को देश का, और इसके जिक्र भी हम अपने पिछले वीडियो में किए थे। ठीक है, जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, कि अफ्रीका यात्री इब्न बतूता यानी मोरक्को देश से भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। वो इतना योग्य था कि सुल्तान ने काजी नियुक्त कर दिया।
सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। इब्न तुतुका की पुस्तक रिहाला जे वेरी मोस्ट है, जे हमेशा ऑब्जेक्ट में पूछी जाएगी। और एक ये पूछता है कि इब्न तुतुका किस देश से था, मोरक्को या अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से थे। मोरक्को जैसे अपना एशिया महाद्वीप के अंदर भारत देश आता है, उसी प्रकार मोरक्को देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो या तो मोरक्को देश पूछा जाएगा या अफ्रीका, तो आप जो भी आए टिक कर दीजिएगा। और मोहम्मद तुगलक की घटना का वर्णन मिलता है। अब इस पुस्तक में पूछा क्या मिलता क्या है, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इससे दो या तीन ऑब्जेक्ट निकल आएंगे आपके। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक व्यवस्था आदि चीज़ों, मतलब उनके डिटेल वर्णन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसमें? रिहाला नामक पुस्तक में। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अफ्रीका यात्री काजी ने किया और आवागमन, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताया होगा हमने कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था, तो इसके बाद बैठे थे फिरोज तुगलक। देखिए, अब पढ़ना है अपन को किसके बारे में? फिरोज तुगलक के बारे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये शायद तीसरे सुल्तान थे जो तुगलक वंश के। पहले थे गयासुद्दीन तुगलक और उसके बाद आए वो मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद थे फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक उनके बेटे नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनके चचेरे भाई थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जिस सिंहासन पर कब बैठे होंगे? 1351, क्योंकि 1351 के बाद वो मृत्यु हो गई थी उनकी मोहम्मद बिन तुगलक की। उसके बाद ये आए थे सिंहासन पर, और इनका जन्म भी आया एक दो बार, वो था 1309 में। ठीक है, दोनों याद रखना इनके बारे में डेट। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। उससे पहले एक ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पहले, कि कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं इसी की यूनिट से, और ये शायद दिल्ली सल्तनत के बारे में है। कि ऑब्जेक्ट ये आएगा आपका कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया, तो आपका आंसर होगा कि 5 वंशों ने। कौन कौन? पहले था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर था तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, इब्राहिम लोदी जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था, और फिर दिल्ली सल्तनत की पतन हो गया था, उसके बाद मुगल काल आया। ठीक है, तो अपन को कभी ना कभी ये क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, कि अगर आपका ये आ जाए कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, या खिलजी वंश से पहले कौन सा शासन था, किनका शासन था, तो ये कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है आपके लिए। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने एक ट्रिक निकाली है कि दिल्ली सल्तनत का क्रम, तो इसका होगा आपका गुटका खा तसला में। ठीक है, गुटका खा तसला में। ठीक है, तो गू से हो गया गुलाम, खा से हो जाए खिलजी, ता से होगा तुगलक, सा से होगा सैयद, ला से हो गया लोदी। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद मुगल काल आ जाता है, तो जे एम से मुगल हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इनसे अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा आपका, कि है तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट, लेकिन जो हमेशा रिपीट होते हैं केवल उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद एक बुक हमने पिछली बार पढ़ाई थी आपको, अगर याद हो पिछली वीडियो में, कि चचनामा। ठीक है, तो चचनामा ये जब अपन साहित्य पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का, मैम ने पढ़ाया होगा आपको कि सल्तनत कालीन को जानने की स्रोत, तब आया होगा आपका ये क्वेश्चन कि चचनामा के बारे में। तो जिस पहली बात तो ये इनका आंसर ये है कि ये दिल्ली सल्तनत की मतलब समय की बुक है। और ये चचनामा इसमें क्या है, किसके विषय में जानकारी मिलती है? सिंध स्टेट के बारे में जानकारी मिलती है आपको। जैसे रेहाला बुक थी इब्न तुतुका की, उसमें मिलती है जानकारी किसके बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार चचनामा एक बुक थी जो सिंध प्रांत के बारे में डिटेल से लिखा गया था, और उसके अली अहमद नाम के एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था, और जिनका वास्तविक नाम था फतेहनामा। ये बुक है फतेहनामा। ठीक है, और दूसरी बुक ये थी इसी दिल्ली सल्तनत काल की, तारीख़ मसूदी, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अली बहरी। बहुत बड़ा नाम है, पढ़ने में एक 15-20 सेकंड लग जाए। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, तारीख़ मसूदी, चचनामा, ये किस काल की बुक है? ये दिल्ली सल्तनत काल की बुक है। ठीक है, चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद पश्चात 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को संभाला, और मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके चचेरे भाई फिरोज शाह सुल्तान बनाया गया, और वो एक आदर्श मुसलमान शासक था।
परंतु सैनिक दृष्टि से अयोग्य थे। ठीक है, अयोग्य थे, धार्मिक कट्टरतावादी थे और बेरोजगारी समस्या का समाधान भी किया था इन्होंने। ठीक है, और उनके दास रखने का बहुत शौक था इन्हें। ठीक है, और दास रखने का मतलब वो आलसी भी होंगे फिर। ठीक है, अतः उनके पास 1,80,000 दास थे, अब समझो। ठीक है, उन्होंने सैन्य व्यवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, आप इतना उनके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। और ये जो डिटेल लिखवाते हैं आपको, अगर फिरोज शाह तुगलक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आया करे, पहले आप डिटेल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब प्रशासनिक सुधार देखिए, फिर प्रशासनिक सुधार आ गए। तो प्रशासनिक में सुधार तो देखिए बहुत सारे होते हैं। अपना कोई भी सुल्तान हो या कोई भी राजा हो, अपने एक शासनकाल में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करता है, लेकिन उसके कुछ ही मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको लिख लीजिए और फिर जो कॉमन हेडिंग लिखवाई थी उसके बाद वो लिख लेना। इनका सबसे फेमस था कि इन्होंने 24 कर हटाए थे अपने शासनकाल में, केवल 4 करों को ही रखा था। वो कौन थे? खिराज, जकात, खम्स, जजिया। जजिया वहाँ लगाया जाता था, उन लोगों पे लगाया जाता था जो गैर मुस्लिम होते थे, मतलब हिंदुओं पे लगाया जाता था। दूसरा था खम्स, यानी जो युद्ध में लूटा गया माल। ठीक है, तो हर मतलब सुल्तान का अलग अलग वो रहता था रेशियो, कि अगर कोई युद्ध से माल लूटा जाता है, अगर सोनी चांदी मिलती है तो 1 किलो में राजा के पास कितना होगा और वो सेना कितना बांटेगी, कुछ रेशियो रहता था, हर राजा का रहता था। ठीक है, जकात क्या थी? मुसलमानों से, ओनली मुसलमान ही देते थे। ठीक है, और खिराज मतलब लगान। ठीक है, ये आप याद रखना। और राजस्व सुधार हर राजा करता है, देखो सुल्तान करता है, ये कॉमन हेडिंग है। सिंचाई प्रोत्साहन, इन्होंने सिंचाई के मतलब क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए थे, नहरें बनवाई थी, कुएं बनवाए थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इस सिंचाई विभाग से रिलेटेड। न्याय कार्य, शिक्षा का सहायता, और भी गुप्तचर हुए आपके, और न्याय व्यवस्था हो गई आपकी। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे लिखवाए थे आपको, सभी आप याद रखिएगा। ठीक है, स्थानीय शासन, वित्त व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पुलिस, न्याय, प्रांतीय, केंद्रीय, राजस्व विभाग, गुप्तचर विभाग, डाक सेन, कुछ भी जो कॉमन हेडिंग लिखवाई थी आपको, वो सब इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए आपको हमने सबसे पहले जब स्टार्ट की थी इंडियन हिस्ट्री, तो सबसे पहले कॉमन हेडिंग लिखवाई थी, ताकि आप वो याद कर सको। उससे क्या होता है कि अगर आप उस सुल्तान के बारे में, राजा के बारे में आप कम जानकारी रखते हैं, तो कॉमन हेडिंग बना के आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो जितने अभी तक मुस्लिम शासक हुए हैं, अभी तक किसी ने ब्राह्मणों से कर नहीं लिया था, लेकिन अब लगने लगा था पंडित जी से कर, मतलब पंडित जी से भी बुराई हो गई अब इन लोगों की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 200 नए नगरों की स्थापना की, 300 नए नगर बनाए, जिसमें से हिसार बहुत प्यारा शहर है। ठीक है, अनुसंधान के बारे में बहुत फेमस है जी। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये प्रमुख थे, बाकी 300 नगर उसने बसाए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, और ये वो जानकारी होती है कि आप जब भी इनके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो जो आपको पहले हम डिटेल बताते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, इन्होंने कुछ और विभाग बनाए थे जो वेरी मोस्ट हैं, ये आपके ऑप्शन में भी आएंगे, ऑब्जेक्ट में भी आएंगे, और आप जब इनका डिटेल लिखेंगे, इनकी हेडिंग लिखेंगे, जैसे प्रशासनिक कार्य में, तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। दीवान खैरात, दीवान बदगान लिखा हुआ है, बदगान। ठीक है, बदगान लिखा हुआ है, दीवान बदगान और दीवान इस्तेहाक। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या है जी, देखो दीवान खैरात क्या है? अनाथ मुस्लिम बच्चों और महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। दीवान बदगान मतलब दासों की देखभाल के लिए। ठीक है, और दीवान इस्तेहाक मतलब पेंशन विभाग के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, इसलिए एक हेडिंग भी बनेगी, सामाजिक कार्य। ठीक है, सल्तनत कालीन की कुछ कॉमन हेडिंगें हैं जो आप हर सुल्तान के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कॉमन भी लिख दिया है, और लिखा है कि सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। ठीक है, मुस्लिम कानूनों के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है, और तीसरा था सल्तनत कालीन में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक कहा जाता था, और हाथी बंगाल से आती थी। ठीक है, ये है आपकी कुछ पॉइंट है, और ये सभी मतलब सल्तनत कालीन सुल्तानों के लिए है कि आपका
जौन सा सुल्तान के बारे में जब डिटेल लिख रहे होंगे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो बारूद का एक गोला होता, आपने कुछ मूवियों में देखा भी होगा। ठीक है, तो वो गोला फेंका करती है। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो ये हर मूवी राजा महाराजाओं की जो मूवी बनती है वो गोला फेंकने वाली मशीन दिखाया करती। ठीक है, और आपको सीन याद हो अगर बाहुबली का, तो उसमें भी फेंकता ही गोला। ठीक है, तो वो गोला उसका नाम था मंगलिक। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि उनके हाथी बंगाल से आते थे सल्तनत कालीन टाइम पे, बता रहे हैं आपको। अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं लिखना कि फिरोज शाह तुगलक के बारे, मोहम्मद बिन तुगलक में लिख सकते हैं। और जो गुलाम वंश है यानी बलवन के टाइम पे, ये 4-5 हेडिंग सबके जो भी सुल्तान हैं उसके बारे में लिख सकते हैं आप। चलिए, अब इसी टाइम क्या हुआ था, ये तैमूर का आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो तैमूर लंग का आक्रमण बना हुआ था 1398 में। ठीक है, और ये इसी के आक्रमण के बाद तैमूर जो तुगलक वंश था उनका पतन होना निश्चित ही हो गया था, क्योंकि उसने बहुत कुछ छीन लिया था इन लोगों से। और ये कुछ किन के टाइम पे हुआ था इनका आक्रमण, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, उनका आखिरी तुगलक वंश का आखिरी शासक भी था। और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आप याद रखना चाहो तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश का आखिरी मतलब सुल्तान कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। और ये याद रखिएगा क्योंकि एक ये युद्ध हुआ तैमूर का आक्रमण, और एक था नादिर शाह का आक्रमण जो मुगल काल में पढ़ने को मिलेगा। जो मुगल काल लास्ट जो बचते हैं मोहम्मद शायद रंगीला के टाइम पे हुआ था। तो आप ये दोनों आक्रमण और ये जब मोस्टिंग करवा रहे थे तो ये दोनों अथवा में दिए थे, या तो तैमूर लंग का आक्रमण पूछा जाएगा आपसे या नादिर शाह का आक्रमण। तो दोनों फेमस हैं, और दोनों जब आक्रमण हुए तो जो वंश का शासक था वो लगभग कमज़ोर कर देते थे। ठीक है, बहुत कुछ नुकसान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत कुछ खोना पड़ता था। ठीक है, इस वजह से ये दोनों मोस्ट हो जाते हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तैमूर को आक्रमण अभी पढ़ लेंगे, और जब मुगल काल पढ़ाएंगे आपको तब नादिर शाह का पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद पूरी तरह से परास्त हुआ। ठीक है, परास्त हुआ और उसने तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1413 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन हो गया। ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से हिंदुओं मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना चाहता था। सॉरी, ये ऐसा लिखा हुआ कि हिंदुओं से मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था। और 1398 तैमूर लगभग 92,000 सिपाहियों को सेना लेकर समरकंद से रवाना हुआ था। ये समरकंद शायद कहाँ है, ये समरकंद शायद अफ़गान में है, कहाँ है, चलिए देख लीजिएगा आप समरकंद। ठीक है, शायद अफ़गान में है ये, अगर गलत नहीं हूँ मैं तो इसकी एक क्वेश्चन आएगा इसका। ये तो हो गया उसका डिटेल। अब इसमें ये आएगा उसके आक्रमण के क्या कारण थे। तो सीधी बात है, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ये है बेटा कि पहली बात मुस्लिम शासक थे यहाँ, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, और वो उसी साइड के थे जो अफ़गान शासन चल रहा था यहाँ हिंदुस्तान में, उसी साइड के थे, तो उनकी परंपरा, युद्ध करने की तकनीक से भी वाकिफ़ था वो। ठीक है, भारत में शासक का कमज़ोर होना, ये सबसे मेन पॉइंट। और कॉमन हेडिंग भी होती है कि जब किसी वंश का पतन हो रहा होता है तो उसके मेन रीज़न होती है कि सैनिक का कमज़ोर होना, उसका जो शासक होता है वो कमज़ोर होता है, आपसी मतभेद होते हैं, ये कॉमन हेडिंग होती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो ये कॉमन हेडिंग है आपको। और हर जब भी कोई आक्रमणकारी होता है उसको देखता है, पहले वहाँ जानकारी लेता है कैसा राजा है वहाँ, तो वो कमज़ोर राजा होता है और उसकी सैनिक का जो सेनापति होता है वो भी कमज़ोर होता है। जब कोई चीज़ कमज़ोर होती है किस वजह से होती है, हर जगह से, ना उसके पास सेना व्यवस्था अच्छी हो, ना प्रशासन व्यवस्था अच्छी हो, और शासक कमज़ोर हो, प्रतिद्वंदी मजबूत हो, जो सामने वाला विपक्ष पार्टी वो मजबूत हो। तो इन्हीं जो कॉमन हेडिंग होती हैं आप इन्हीं को याद करें। ठीक है, ठीक है, आक्रमण के कारण जी। और भी आप अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो उसमें कि वहाँ आंतरिक विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे, तब उसका यहाँ ध्यान आकर्षित हो रहा था। राजगद्दी के लिए प्रतिबंध भी हो रहे होंगे क्योंकि वो जो शासक था महमूद वो कमज़ोर था। ठीक है, तो इन कारणों से देखकर ही उसका दिमाग इस साइड आया कि चलिए हम तुगलक वंश पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपका तुगलक वंश प्लस सेकंड यूनिट लगभग एक क्वेश्चन बचता है आपका मुगल काल से। इसमें सेकंड यूनिट में केवल बाबर और हुमायूं के बारे में पूछता, तो हुमायूं के बारे में नहीं पूछता है, केवल बाबर की युद्धों के बारे में क्वेश्चन आते हैं कभी कैसा।
तो अपन अगले वीडियो में वो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे उसको। ठीक है बेटा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू बेटा।